हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिशनल यूनानी। मैं हकीम नज़ीफ़ुर रहमान और आज हम बात करेंगे रिकरेंट हार्ट अटैक के बारे में और किस तरह से हार्ट अटैक होता है और किन किन वजह से होता है। इसके बारे में हम आज इस वीडियो के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के हम वीडियो की तरफ चलते हैं जहां हम बात करेंगे रिकरेंट हार्ट अटैक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक होता कैसे है, किन किन वजह से हार्ट अटैक होता है। और सबसे पहले हम उस बारे में बात करेंगे जो कि बहुत अहम रोल अदा करता है आपको हार्ट अटैक होने में। तो वो है आपकी जो नस है, आर्टरी है, उसके अंदर किसी चीज़ का आकर जम जाना, जिसको आम तौर से कहा जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल आकर जम गया। यानी कि एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग बात करें तो आर्टीरियल स्क्लेरोसिस इसको टर्म यूज़ की जाती है, जिसमें आके एक प्लेट बन जाता है आपके आर्टरी में, जो कि आपके आर्टरी की नाली को तंग कर देता है, जिसके बाइस आपकी बॉडी का जो ब्लड रिटर्न हो रहा है और आर्टरी के थ्रू आपका जो हार्ट पे पहुंच रहा है ब्लड, वो पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिसके सबब हार्ट अटैक हो जाता है। और उस हार्ट अटैक होने की वजह से हार्ट और पल्ब के अंदर जो कमज़ोरी पैदा हो जाती है उसको दूर करने का क्या तरीका है वो हम इस वीडियो के आखिर में आपको ज़रूर बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हार्ट अटैक रिकरेंट होता है और किन किन वजह से होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होती हैं, या फिर कुछ और इस तरह का आपका खाने पीने का तरीका है जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म यानी कि इस्तेहाला मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी कच्ची ग़िज़ा आपके खून में आती है और आपकी जो नालियाँ हैं उनमें जमने का बाइस बनती हैं। तो ये रिकरेंट हार्ट अटैक की सबसे अहम वजह जो बनती है वो आपकी ख़ुद की लापरवाही और आपकी नासमझी है, जो आपको नहीं मालूम और आप सोचते हैं कि हम एक स्टंटिंग करा के या ब्लोनिंग करा के हम इस बीमारी से निजात पाली है और हम ताउम्र ब्लड थिनर मेडिसिन खाते रहेंगे और चिकनाई से दूर रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो कि ब्लड थिनर खा रहे हैं और चिकनाई से बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हैं, लेकिन फिर भी उनको दोबारा हार्ट अटैक की शिकायत का सामना करना पड़ा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जिनको रिकरेंट हार्ट अटैक हुआ है, दोबारा से फिर उनके स्टंटिंग हुई है। तो क्या सबब है वो दोबारा स्टंटिंग होने का दवा लेने के बावजूद और इतनी प्रिकॉशंस और एहतियात करने के बावजूद उनको हार्ट अटैक की समस्या दोबारा हो रही है। तो दोस्तों, वो सबसे बड़ी लापरवाही जो आप कर रहे हैं अनजाने में, और उसमें आपको रिकमेंड नहीं किया जा रहा है कि क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको रिकरेंट हार्ट अटैक हो रहा है। सिर्फ यही बात पूरी नहीं होती कि आपका लाइफस्टाइल और आपका खान पान और आपकी मेडिसिन तक ये बात ठीक रहेगी, आप जो है रिकरेंट हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, कभी भी हम किसी चीज़ के लिए कोई काम करते हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि उसका रूट कोज क्या है। रूट कोज अब आपको ये बता दिया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल अगर है और वो मेंटेन हो रहा है, मेडिसिन भी आप खा रहे हैं, फिर भी रिकरेंट हार्ट अटैक है, दोबारा हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसकी वजह यह है कि एक छोटे से एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपके घर में एक पाइपलाइन बिछी हुई है, ये एक एग्जांपल समझें आप, और उसमें आप डेली टैप को यूज़ करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, उसमें पानी का यूज़ करते हैं, उसमें पूरे फ्लो में आपका पानी आ रहा होता है और धीरे धीरे वो पानी कम होने लगता है, जैसे कि हार्ट की तरफ ब्लड का पहुंचना ड्यू टू प्लेग या ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या किसी चीज़ का वहां आकर जम जाना, जिसकी वजह से नाली का तंग हो जाना और उसकी वजह से उस ब्लड का प्रेशर या उस ब्लड का फ्लो हार्ट की तरफ पूरी तरीके से नहीं जा पा रहा है। इसी तरीके से धीरे धीरे आपकी टंकी का पानी भी, उसकी जो फ्लो आ रहा था वो कम हो रहा है, इसको ऐसे समझें। तो ये जो कम हो रहा है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपकी पाइपलाइन जो है वो तंग होती जा रही है, जिसकी वजह से आपके पानी का फ्लो जो है वो कम हो गया। अब ये कम हो तो गया है और कुछ दिन के बाद ये बंद हो जाता है। अब ये बंद होने के बाद आप किसी प्लम्बर को बुलाते हैं, जैसे कि नस का बंद होने के बाद हार्ट अटैक आया और आप डॉक्टर के पास जाते हैं।
और वहाँ पर वो आपकी स्टंटिंग कर देता है, और स्टंटिंग करने के बाद आपको जो है उस तंग रास्ते को खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर से दोबारा वो ब्लड का सर्कुलेशन टुवर्ड्स हार्ट प्रॉपर होने लगता है। इसी तरीके से एक प्लम्बर को बुलाने के बाद आप जो है उसमें एयर प्रेशर लगाते हैं, और एयर प्रेशर लगाने के बाद आपकी पाइपलाइन क्लियर हो जाती है और आपका पानी फिर दोबारा से उसी तरीके से उसी फ्लो में आने लगता है। तो ये दोनों चीज़ें एक जैसी हुई। अब इसमें कहाँ गलती हो रही है जिसकी वजह से रिकरेंट आपका जो है हार्ट अटैक हो रहा है, या फिर रिकरेंट आपका पाइपलाइन जो है वो फिर से ब्लॉक हो रहा है? उसकी सबसे बड़ी सबब जो बनता है वो बनता है आपका रूट कोज। अब रूट कोज आपका जो टैब है उसके अंदर पानी आने का है टैंकर के, टैंकर के अंदर जो काई जमी हुई है वो आपने क्लीन नहीं की। अब अगर आप वो क्लीन एट ए टाइम करा लेते तो आपकी जो रिकरेंट पाइपलाइन का जो ब्लॉकेज का कॉज था वो हल हो जाता, और वहाँ दोबारा काई जमने में बहुत वक्त लगता। उसके लिए अगर आप कंप्लीट टैंक को प्रेशर कैप से ढक कर रखेंगे तो वहाँ भी काई नहीं जमेगी। तो उसकी एहतियात ये है, या फिर कोई कुछ केमिकल्स आते हैं जो कि आपके डलते हैं, जो कि आपको पीने में भी नुकसान नहीं करेंगे और वो काई भी जमने नहीं देते। जैसे क्लोरीन का यूज़ करना, ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन भी नुकसान देती है, लेकिन एक आइडियल अगर आपका डले क्लोरीन तो वो आपको इस दर्जे का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब आते हैं हार्ट की तरफ। कि हार्ट में हमने ओपनिंग को क्लियर कर दिया, बलूनिंग कर दिया, स्टंटिंग कर दी, जिसकी वजह से आपकी आर्टरी जो है वो ओपन हो गई और ब्लड का फ्लो जो है वो पहले जैसा होने लगा। अब उसका मैनेजमेंट बहुत अहम है। अकॉर्डिंग टू यूनानी कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है कि हमेशा सबब का इजाला किया जाए, कि यानी कि ट्रीट द कॉज। अब कॉज जो बन रहा है उसको फाइंड करने के बाद अगर हम उसकी मेडिसिन करें, ना कि ब्लड थिनर मेडिसिन का यूज़ किया जाए, ना कि और कोई आपका बीटा ब्लॉकर यूज़ किया जाए, उसकी जगह अगर आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रेफरेंस देंगे तो इंशाल्लाह आपको यूनानी फिजिशियन इस तरह की मेडिसिन्स आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसकी वजह से आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज भी नहीं होगा, और दूसरा जिस हार्ट अटैक की वजह से आपका हार्ट कल्ब जो मुतासिर हुआ है और कमज़ोर हुआ है उसको भी स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे आपने मोस्ट कॉमनली सुना हो कि अर्जुन की छाल का इस्तेमाल लोग बिना किसी यूनानी फिजिशियन के रिकमेंड करे इस्तेमाल कर लेते हैं, और कुछ लोगों की जो छाती में भारीपन, सांस का फूलना या फिर पाल्पिटेशन यानी कि घबराहट होना, ये दूर हो जाती हैं। अब ये दूर होने की वजह वही है कि वहाँ पे कुछ थोड़ा ही ब्लॉकेज हुआ था, जिसकी वजह से ये सिंगल ड्रग ने वहाँ पर इतना अच्छा काम किया कि आपको इस परेशानियों का जो मसला था वो दूर हुआ। अब अगर मुकम्मल तौर पे आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रेफर करते हैं और इसकी तरफ आते हैं और किसी अच्छे वेल एजुकेटेड यूनानी फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये जो परेशानी है वो दोबारा शायद ना हो, क्योंकि इसमें आप एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी कंटिन्यू मेडिसिन लेते रहते हैं ब्लड थिनर, लेकिन फिर भी रिकरेंट होता है, क्योंकि ब्लड को थिन करने की मेडिसिन तो समझ में आ रही है कि ब्लड थिनर मेडिसिन ली जा रही है, लेकिन आप खुद सोचें कि आप जो ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं वो खून को ही तो पतला कर रही है, लेकिन जो वजह बन रही है खून को गाढ़ा करने की, असल वजह वो दूर की जाए जिससे खून गाढ़ा ही ना हो और खून पतला करने की दवा ही ना लेनी हो। जैसे एक एग्जांपल, आपको एक शीर बनाना था, जैसे कि ईद पे बनता है, वो ज़्यादा ना तो थिक होता है ना ही ज़्यादा पतला होता है, तो एक नॉर्मल होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा। अगर हम आपको शीर का बनाते हुए उसको खीर बना दें, खीर बना के फिर उसमें दूध डालकर उसको जो है शीर बनाएं, कहाँ की अक्लमंदी। उसको पहले ही आइडियल रखा जाए ना, कि यानी कि गाढ़ा ही ना होने दें कि वो आपका शीर तैयार हो जाए। सेम एज आपका ब्लड को थिन करने की मेडिसिन ना देकर वो मेडिसिन दी जाए जो कि ब्लड को आपके मोटा ही ना करे, यानी कि आपके ब्लड को गाढ़ा होने से पहले ही रोक लें, ना कि ब्लड को गाढ़ा होकर फिर पतला किया जाए। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरा अपना खुद का इंतखाब है।
इसमें मैं किसी मेडिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ट्रिगर करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। ये मेरा इंतखाब है और मेरी ख़ुद की ज़ाती राय है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेशेंट्स को इसके ज़रिए से फ़ायदा भी पहुंचा। तो सिंपली एक मेडिसिन आपको मैंने जैसे बताई कि अर्जुन की छाल, जो कि सभी अक्सर जानते हैं, और जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। और दूसरा आता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जो कि कॉमनली यूज़ किया जा सकता है जिनको हाई बीपी की शिकायत ना हो, खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला। ये आपको मुक़व्वी क़ल्ब का बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी इसकी जो हार्ट को सपोर्ट करने की एक इसके अंदर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो कुछ लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं हकीम अरशद खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे दीगर आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको आसानी से इरसाल हो सके, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हकीम अरशद वाला जो खमीरा है उसको लेने से अगर किसी का बीपी अगर बढ़ता है तो उसमें ये भी किया जा सकता है कि आप जवारी शाही उसके अंदर डबल क्वांटिटी में मिला लें, ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में। इससे आपका जो उसकी एफिकेसी है वो तो कम हो ही, साथ में उसकी वजह से जो गर्मी हो रही है वो भी कम हो जाएगी, और जवारी शाही भी एक पाल्पिटेशन में और घबराहट में और मुक़व्वी क़ल्ब का और मुक़व्वी दिमाग का काम करती है। इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर आप इस्तेमाल करेंगे इन केस ऑफ हाई बीपी तो आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दूसरों को शेयर करें, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। और ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि अगर आप खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला और जवारी शाही दोनों मिक्स करके ले रहे हैं, उनके इस्तेमाल से आपकी जो ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाएगी। बल्कि ये उस सूरत में इस्तेमाल किया जाए अगर किसी का हार्ट अटैक आने के बाद स्टंटिंग या बलूनिंग हो चुकी है, उसके बाद उसको हार्ट को जो सपोर्ट चाहिए, जो उसके अंदर कमी आ चुकी है या कमज़ोरी आ चुकी है, उसको दूर करने के लिए, जिससे हमें रिकरेंट हार्ट अटैक ना हो और हमारा क़ल्ब और हार्ट जो है वो मज़बूत हो सके। और अगर इस तरह की कोई परेशानी आपके सामने है कि आपको कहीं आर्टरी में ब्लॉकेज है, नसों में कहीं तंगी महसूस हो रही है और आपको डायग्नोस हुआ है कि आपकी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, तो उसके लिए बेहतर तरीक़ा ये है कि आप किसी बेहतर यूनानी कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, उससे रब्ता करें और अपने लिए बेहतर इलाज का ज़रिया बना सकें, जिससे आप इन तमाम बीमारियों से दूर रह सकें। और अकॉर्डिंग टू यूनानी कॉन्सेप्ट, जो कि एक टेम्परामेंट पर डिपेंड करता है कि आपके मिजाज के लिहाज से दवाओं का इंतखाब किया जाता है, तो उसमें एक बेहतर यूनानी फिजिशियन ही आपको ये चीज़ बता सकता है कि उस सूरत में कौन कौन सी दवाएं आपके मिजाज के लिहाज से इस्तेमाल की जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।